रूपकुंड, इंडियाज़ मोस्ट ब्यूटीफुल एंड डिफ़िकल्ट ट्रैक। और ये जगह अपने आप में कई रहस्यमय कहानियों को समेटे हुए है और इन कहानियों को मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ मेरी इस नई ट्रैवल सीरीज में। गुड मॉर्निंग फ्रॉम बगवा बासा। दिन बुधवार 13,000 की फीट पर, सामने रूपकुंड पहाड़ और -1 -2 डिग्री तापमान। और आज हम उस वाले पॉइंट पे जाएंगे, वहाँ पर कहीं पर रूपकुंड है। तो बगवा बासा से रूपकुंड की ओर देखते हैं कि आगे का मौसम का मिजाज कैसा रहता है। आज हमारी यात्रा का 5वां यानी कि आखिरी दिन है और आज हम बगवा बासा से रूपकुंड की ओर जाएंगे, जो 3 किलोमीटर है लेकिन खड़ी चढ़ाई, और यही इस यात्रा का सबसे कठिन रास्ता है। पिछले लगातार 4 दिन से हम लोग चलने में हैं ताकि यहाँ पहुँच सके, और यहाँ पहुँचना एक सपना सा लगता है। यहाँ आकर मैं जो महसूस कर रहा हूँ उसे मैं शब्दों में बता नहीं सकता। इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है यहाँ पहुँचकर। और यहाँ पहुँचने के लिए आपको गूगल पर जाकर द माउंटेन ट्रैकर कंपनी को सर्च करना है और उनकी वेबसाइट पर अपनी बेसिक जानकारियों को फिल करके आप अपनी मन पसंदीदा जगह को चुन सकते हैं। और अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इन्हें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो आज की यात्रा सबसे ज़्यादा कठिन होने वाली है, इसलिए पहले पेट पूजा फिर काम पूजा। सोनू भाई के स्वादिष्ट खाने के बाद अब हम लोग अपनी मंजिल को जाने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे मौसम बड़ा अच्छा, इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे हरेंद्र रावत जी, क्या कहते हैं इनको, माइक्रो स्पाइक्स। हाँ, ये माइक्रो स्पेक्स पहन रहे हैं जिससे कि बर्फ में हम फिसले ना। अभिषेक नेगी जी हमारे जो को फाउंडर हैं पीका एडवेंचर के, वो बताएंगे हमें कि बेसिकली इन्हें पहना कैसे जाता है। तो यहाँ पे हरेंद्र रावत जी तैयार होते हुए, ये पहन लिया। देखिए इससे क्या है, आपके जो पैर हैं वो बिल्कुल नहीं फिसलते, पूरी बर्फ फाड़ के जाते हैं। चलो तो इस वक्त टाइम हो चुका है 6 बजे और बगवा बासा से हम लोग रूपकुंड की ओर निकलते हुए, और आई होप कि हम लोग कर लेंगे इस ट्रैक को। बाकी खूबसूरत वादियाँ ही हैं, मौसम साफ़ है, लेकिन बाकी मौसम को कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब मौसम बदल जाए। तो ईश्वर से प्रार्थना है, नाडू देवता से प्रार्थना है, माँ भगवती से प्रार्थना है कि मौसम साफ रहे। चलते हैं फिर आगे। आइए। तो अभी हम लोग सामने छड़िया नाग पे हैं। ये रास्ता छड़िया नाग का है और कुछ भाई लोग ऊपर पहुंच चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाक ढक लो।
आगे रास्ता काफ़ी चढ़ाई वाला है, इसलिए थोड़ा सांस फूल रही है, जिसकी वजह से हमारी रफ्तार धीमी हो चुकी है। 15,000 करीब फीट की ऊंचाई आने पर अब हल्का हल्का सर दर्द भी होने लगा है, इसलिए हम लोग अब धीरे धीरे चलेंगे। तो जब तक हम धीरे धीरे पहुंचते हैं, आपको मैं रूपकुंड की एक कहानी सुनाता हूं। एक बार जब भगवान शिव और माँ पार्वती इसी रास्ते से हिमालय की ओर जा रहे थे, तो भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहा कि तुम अपना बाग यहीं छोड़ दो, और इसी वजह से इस जगह का नाम पड़ा बगवा बासा। धीरे धीरे जैसे वो लोग आगे बढ़े, माँ पार्वती जी को रास्ते में प्यास लगी, और तब उन्होंने भगवान शिव से कहा कि तुम्हारी इस जगह क्या कोई पानी ही नहीं है। तब भगवान शिव ने अपना त्रिशूल निकाला और ज़मीन पर इतने ज़ोर से मारा कि वहाँ पर पानी निकल आया। पार्वती जी जब पानी पीने के लिए उस कुंड में गई तो उन्हें अपना रूप दिखाई दिया, और इसी वजह से उस जगह का नाम पड़ा रूपकुंड। तो ये तो कहानी होगी रूपकुंड की, लेकिन अब बात करते हैं वहाँ मिली सैकड़ों हड्डियों की। 1942 से लेकर आज तक कई कहानियाँ आई जो एक दूसरे से अलग अलग हैं, लेकिन एक मान्यताओं के अनुसार ये हड्डियाँ कन्नौज के राजा और उनके सिपाहियों की हैं जो तीर्थ यात्रा में निकले थे। तीर्थ यात्रा में निकलने पर भी राजा की अय्यासी का बंदोबस्त साथ चल रहा था, जिसमें उनकी शराब, मदिरा और नचनियाँ आदि शामिल थे। जब ये बात माँ पार्वती को पता चली तो उन्होंने अपने दूतों से कहा कि उन्हें पातार नचौनी से वापस भेज दिया जाए, लेकिन राजा जिद्दी था, इसलिए रूपकुंड तक पहुँच गया। ये सब देख माँ पार्वती बड़ी क्रोधित हुई कि उनकी इस पवित्र भूमि को उन्होंने अपवित्र कर दिया है, इसलिए उन्हें दंड ज़रूर मिलेगा। बदले में माँ पार्वती ने वहाँ पर बहुत बड़ा तूफान ला दिया और बड़े बड़े बर्फ़ के गोले उन पर बरसाए, जिनकी वजह से उन सभी तीर्थयात्रियों की वहाँ पर मौत हो गई, और तब से आज तक उनकी हड्डियाँ वहीं पर हैं। अभी हम 15,000 फीट पे पहुंच चुके हैं और अगला स्टॉप हमारा रूपकुंड, जो कि 15,750 फीट पे है। अभी यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर का और रास्ता बाकी है, जो कि आपको वहाँ दिख सकता है, उस जगह जाना है। और इसी रूपकुंड में पहुंचाने का जिम्मा इस बार आशीष भाई का था। रात को भारी बर्फबारी की वजह से रास्ते ढक चुके थे। मेरा ये पहला अनुभव था, इसलिए मैं डर गया कि अब आगे कैसे जाएंगे। लेकिन आशीष भाई की डेयरिंग तो देखिए, इन्होंने पूरे रास्ते सबसे आगे होकर रास्ता बनाया। वो कहते हैं ना कि मंजिल में पहुंचने के लिए कभी कभी रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं। आशीष भाई ने आज वो सिद्ध भी कर दिया। आशीष भाई ने जो कर दिखाया उसकी हमें उम्मीद नहीं थी, वो काबिल तारीफ़ है। इसीलिए रूपकुंड आने के लिए आपको बेस्ट टीम की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि वो द माउंटेन ट्रैकर के पास ही है। यहाँ पे हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं रूपकुंड। चलिए, ये हैं अपने हरिंदर भाई, जो कि एड़ी चोड़ी का जोर लगा के चले हैं अपने गंतव्य स्थान पर। इनके दिल में है कि भाई रूपकुंड पीक देखनी है, बस। और आखिरकार करीब 3 घंटे की चढ़ाई के बाद हम रूपकुंड पहुंच गए, और ये रही मेरी स्माइल 16,000 फीट की ऊंचाई पर। यहाँ ऊपर पहुंचना एक अलग ही एहसास है। इसे आप तब फील करेंगे जब आप यहाँ पहुँचेंगे। पाँच 50 पे बगवा बासा से निकले थे और करीब 3-4 घंटे के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं रूपकुंड। 15,700 फीट के ऊपर हम लोग इस वक्त। यहाँ के नज़ारे कुछ और है।
जिंदगी लगे झंड तो आ जाओ उत्तराखंड। इस 5 दिनों के सफ़र को मैं कभी ज़िंदगी में भूल नहीं पाऊंगा। इन 5 दिनों में मैंने धूप, सर्दी, बारिश, तूफ़ान, बर्फ़बारी और गर्मी, सर्दी सब एक साथ देख लिए। न जाने इस सफ़र में ऐसा क्या था जो मुझे बहुत रोमांचित करता है, साथ में मुझे कई सारी चीज़ें सिखाता भी है। रूपकुंड यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक जीवन यात्रा हो सकती है। यहाँ आपको कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आप अपने आप को प्रकृति के करीब पाते हैं, ईश्वर के करीब पाते हैं। रूपकुंड की यात्रा में आपको ऐसे ऐसे दृश्य मिलते हैं कि आपकी आंखें बस उन्हें देखते रहना चाहती है। रूपकुंड की यात्रा आपकी आंखों के लिए एक विजुअल ट्रीट है, जहाँ आपको ऐसे ऐसे विहंगम दृश्य देखने को मिलते हैं, आपको यकीन ही नहीं होता है कि क्या वाकई में ये उत्तराखंड में है। लेकिन इस यात्रा में भुवन भाई की और रघु भाई की आंखें स्नो ब्लाइंडनेस का शिकार हो गई, जिनकी वजह से उन्हें 3-4 दिन तक अंधेरे में रखना पड़ा। सोनू भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने भुवन भाई को नीचे तक लाने में मदद करी। एक सच्चे और अच्छे टीम स्पिरिट की बात क्या होती है, ये सोनू भाई ने बहुत अच्छे से निभाई। हेलो दोस्तों, तो एक्चुअली लास्ट टाइम पे हमने जो ट्रैक किया है रूपकुंड ट्रैक, एक्चुअली उम्मीद नहीं थी वहाँ बर्फ़ होगी, लेकिन बर्फ़ थी, जिसके कारण कि पूरा सनबर्न हो गया। देखिए जैसे ये होता है, पूरा चेहरे की खाल है ये निकलने लगती है, ये पूरी जल जाती है। और जो आंखें हैं आपकी, सबसे बड़ी बात है आंखें आपकी टोटली ब्लाइंड हो जाती हैं, कम से कम 4-5 दिन के लिए आप कुछ देख नहीं सकते हो। मतलब आपको फुल अंधेरा करके ही रहना पड़ता है, तो ऐसे करके आपको ये ढक के रखनी पड़ती हैं कम से कम 3-4 दिन के लिए। मैं बहुत ज़्यादा रहा वहाँ पे, एक्चुअली 5 से 5 मतलब 5, 7, 5, 12 घंटे कम से कम मैं बर्फ़ में रहा और एक्टिवली कुछ ढूंढ रहा था, तो इसलिए ये सनबर्न हुआ। काफ़ी बुरी चीज़ है वैसे। 4 दिन तक अगर आप आंखें ना खोलो तो बहुत अजीब सा लगता है। और बस यही सीखा कि एक्साइटमेंट ज़्यादा नहीं रखने का, और जब भी आप कहीं नेचर के पास जाओ तो पूरे इक्विपमेंट के साथ जाओ, क्योंकि अगर इक्विपमेंट नहीं है तो इसका मतलब आप उसकी जो हार्डनेस है, जो नेचर का हार्डनेस है, उसको आप इग्नोर कर रहे हो। तो हमेशा इक्विपमेंट के साथ ही जाना चाहिए, उसे नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए कि क्या ही हो जाएगा। एक्चुअली तो बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है ये कि आप आए ट्रैक से और आधे ट्रैक के बाद आपने कुछ देखा ही नहीं, पूरी की पूरी आंखें आपकी सनबर्न हुई हैं। पता नहीं कितने दिन में वो रिट्रीव होती हैं। 3 दिन तो सिर्फ ये लग गए कि आंखें खुलने में लग गए। अब दिख रहा है हल्का हल्का, लेकिन आंखें अभी भी पूरी तरीके से रेड हैं, एकदम रेडिश, मतलब सफ़ेद की जगह रेड कलर दिख रहा है पूरा का पूरा। पता नहीं कब तक ये सही होता। तो बस यही सीखा कि नेचर की कोई भी चीज़ों को नेगलेक्ट नहीं करना है, हमेशा ध्यान देना है कि क्या क्लाइमेट हो सकता है और उसके अकॉर्डिंग इक्विपमेंट होने चाहिए अपने पास। थैंक यू।